हेलो एवरीवन। आज मैं नए लेक्चर वीडियो के साथ आपके सामने आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये जो लेक्चर वीडियो है ये न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में है और ये भी एक लेक्चर वीडियोज़ की सीरीज़ होगी। तो इस वीडियो में हम इनके बेसिक इंट्रोडक्शन, इनके कॉम्पोजिशन के बारे में समझेंगे और आगे आने वाली वीडियो में इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनके न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस कैसे होती है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है और उनकी टाइप्स के बारे में विस्तृत रूप से डिटेल स्टडी हम करेंगे। तो चलिए बिना कोई विलंब किए मैं ये टॉपिक शुरू करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। आई नो ये वीडियो काफ़ी डिले हो गई है। मैंने आपको बताया था कि इस घर में शादी थी सिस्टर की और कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे कि लैपटॉप में प्रॉब्लम थी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं, शादी भी हो चुकी है अच्छे से और स्वास्थ्य को लेके भी कुछ इश्यूज़ थे। तो अभी मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ आपके लिए और आशा करता हूँ जल्दी और सारी वीडियोज़ भी बना पाऊँगा। तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या चीज़ें थी उसमें और क्या कौन कौन से साइंटिस्ट्स थे। तो देखिए, डिस्कवरी की जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के तो सबसे पहले एक नाम आता है एक स्विस बायोलॉजिस्ट का नाम आता है। स्विस बायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मिशर, एफ मिशर। देखिए, फ्रेडरिक मिशर साहब ने क्या किया था, इन्होंने पस सेल्स जो होती हैं, पस सेल्स की न्यूक्लियाई से कुछ सब्सटेंसेस को आइसोलेट किया, कुछ सब्सटेंसेस को यानी कुछ पदार्थ को, सब्सटेंसेस को आइसोलेट किया, ठीक है। और इन्हीं सब्सटेंसेस को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन, ठीक है। तो हुआ क्या, फ्रेडरिक मिशर साहब ने पस सेल्स की न्यूक्लियाई से कुछ पदार्थ, हिंदी में आप कहते हैं, या कुछ चीज़ों को आइसोलेट किया और उन्हें नाम दिया न्यूक्लिन। इसके बाद क्या हुआ कि सन 1899 में यानी कि 1899 में, इन द ईयर ऑफ 1899, और ये जो आइसोलेशन वाला काम था इन्होंने 1869 में ये किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1899 में ये पाया गया, इट वॉज फाउंड कि दैट न्यूक्लिन वॉज हैविंग सम एसिडिक प्रॉपर्टीज। ये देखा गया कि न्यूक्लिन में, इस न्यूक्लिन में हैड सम एसिडिक प्रॉपर्टीज, इसके पास कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज थी और इन एसिडिक प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्हें नाम दिया गया एज न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड नाम, न्यूक्लिक एसिड लिख लेते हैं, एसिड्स ना लिखिए, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। और ये न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया ये अल्टमान ने दिया, ठीक है, इन द ईयर 1899। तो ये छोटी सी इसकी एक हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। स्विस बायोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने क्या किया कि पस सेल्स से कुछ सब्सटेंसेस को, पस सेल्स की न्यूक्लियाई से कुछ सब्सटेंसेस को आइसोलेट किया और उन्हें नाम दिया न्यूक्लिन। उसके बाद 1899 में ये देखा गया कि इस न्यूक्लिन के पास, न्यूक्लिन में कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ थी। इन एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इन्हें नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड, और किसके द्वारा, अल्टमान के द्वारा। तो ये दो साइंटिस्ट के नाम आप याद रखेंगे,
ठीक है। अब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो हैं क्या बेसिकली? देखिए, आप सबको इतना तो आइडिया होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारे जेनेटिक्स की सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, या कह सकते हैं कि जेनेटिक्स जो भी है हमारा, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या किसी ऑर्गेनिज्म को क्या बनना है, अगर प्लांट है तो वो प्लांट ही बनेगा, अगर एनिमल है तो एनिमल ही बनेगा, ये सारी चीज़ें उस प्लांट या एनिमल के न्यूक्लिक एसिड में स्टोर होती हैं। ये सारी सूचनाएं उनके न्यूक्लिक एसिड में स्टोर होती हैं, जिसे वो निर्धारित होता है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या बनने वाला है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं स्टोर होती हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड्स को आप इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। दीज आर द इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द सेल्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर, कर सकते हैं पहले, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द सेल। और क्या कह सकते हैं आप इसको? ये क्या करते हैं कि इनके पास एबिलिटी होती है कि सर्व कर सकते हैं एज टेम्पलेट, और अपनी कई सारी कॉपीज बना सकते हैं। तो दे हैव, या दे आर, न्यूक्लिक एसिड्स आर एबल टू सर्व as template to produce, आप नोट कर लीजिए इसको, to produce precised copies of themselves, to produce precised copies of themselves genetically, ठीक है। और क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में? अब यही जो इंफॉर्मेशन से स्टोर होती हैं, यही ये निर्धारित करती हैं, ये डिसाइड करती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को क्या बनना है। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड्स आर called as genetic material. Nucleic acids are called as genetic material. देखिए, जितनी भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म है तो जीवित ही होंगे, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे इन न्यूक्लिक एसिड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए, और उससे यह भी निर्धारित करने के लिए कि इस ऑर्गेनिज्म को क्या बनना है। ठीक है, इसके बाद एक नाम आता है लेविन का, LEVENE, लेविन 1935। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स की 2 कैटेगरीज बताई थी, या 2 क्लासेस बताई थी, 2 प्रकार के। आप ये सिंपल में ये समझ सकते हैं कि इन्होंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार बताए थे। वन ऑफ देम इज DNA एंड अनदर इज RNA। तो लेविन ने 1935 में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स की व्याख्या की, 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स बताए, एक DNA और दूसरा RNA। ये भी आप याद रख लेंगे, 2 कैटेगरीज लेविन ने बताई थी न्यूक्लिक एसिड्स की, DNA एंड RNA। ठीक है, कुछ अगर वायरसेस को छोड़ दें, एक्सेप्ट सम वायरसेस, इसको लिख लीजिए, मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट सम वायरस, एक्सेप्ट मतलब ये छोड़ के वाला होगा, एक्सेप्ट कुछ वायरसेस को छोड़कर, एक्सेप्ट some viruses, the biomolecule utilized for
इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज डीएनए। मतलब क्या है कि कुछ वायरसेस की बात अगर छोड़ दें तो सभी बाकी ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस है वो डीएनए ही होता है। कुछ वायरसेस में वो आरएनए होता है। ठीक है, तो इस कारण से इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है डीएनए या आरएनए अपने अंदर, इसलिए हम न्यूक्लिक एसिड्स को मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स को मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है या कैसे ये बने होते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला जो हेडिंग होगा हमारा वो होगा कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक है जिसके फ्लो चार्ट में बनाऊंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा और इससे आप और अच्छे तरह से समझ पाएंगे। इसको याद रखेंगे तो आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए, मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं किसी भी सेल के। इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, डीएनए एंड आरएनए। इनका बेसिक काम क्या होता है, ये अपनी कई सारी कॉपीज़ बना सकती हैं और जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर रखती है अपने अंदर, उसी प्रकार का ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है। पहली बात तो ये समझ लें कि जो भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, चाहे वो डीएनए है या आरएनए है, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत बड़े का मतलब है ये चेन्स होती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चेन हम इसे कहते हैं। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। अब दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, डीएनए एंड आरएनए। These are high, means large sized molecules. ये large sized मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये कंपोज कैसे होते हैं, ये बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के। ये बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से। ठीक है, यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो इसको आप पॉलीमर कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये पॉलीमर है तो एक मोनोमर क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मोनोमर हो जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे कई की संख्या में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। तो इस प्रकार से मोनोमर हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है जब न्यूक्लियोसाइड यूनाइट होता है फॉस्फोरिक एसिड्स के साथ।
फॉस्फोरिक एसिड के साथ। मतलब जब एक न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा या यूनाइट होगा तब ये फॉर्मेशन करेगा एक न्यूक्लियोटाइड का। ये बातें क्लियर हैं? अब भाई एक न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? तो न्यूक्लियोसाइड तब बनता है जब एक पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल, जब एक पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल ये यूनाइट होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ। जब पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस के साथ यूनाइट होता है तब फॉर्मेशन होता है एक न्यूक्लियोसाइड का। और ये नाइट्रोजनस बेस की अगर बात आप करेंगे तो ये नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा। नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। One of them is called as pyrimidine base and another is called as purine base। ठीक है, तो इस तरह से जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनका कॉम्पोजिशन होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। तो न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए एंड आरएनए हैं, ये बनते कैसे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है? न्यूक्लियोटाइड से। ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं? जब एक न्यूक्लियोसाइड जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ। और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? जब पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल यूनाइट होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ। और ये नाइट्रोजनस बेसेस दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडीन बेस और प्यूरिन बेस। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आप याद रखेंगे तो कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। बाकी बातें हम और डिटेल में आगे करने वाले हैं। इसके बाद पहली हेडिंग हमारी होगी, अब हम इस फ्लो चार्ट में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे।